डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आपका जो है प्रतिदिन शाम को 8 बजे हम लाइव आपको पढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 8 बज चुका है और हम जो है लाइव जुड़ चुके हैं। और आप लोग भी जो है पेन कापी लेकर हमारे साथ लाइव आ जाएं, यानी लाइव जुड़ें सभी लोग और सही से समझें। पेन कापी के साथ में आएंगे, ना कि ऐसे ही। ऐसे अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे बाद में भूल भी सकते हैं। पेन कापी लेकर आएंगे, देखते जाओ, उसे नोट करते जाओ और उसके बाद जो है सही से बाद में समझो। फिर एक फेर बनाते जाओ, उसके जो है उसे फेर पे नोट करो और फेर पे जो है अपने बिना देखे अपने दिमाग से नोट करना। कहीं पर भूलते हो तो आप रफ में देखेंगे, रफ में भी नहीं समझ में आता है तो हमारे चैनल गंगा पार जंक्शन को आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर और वहाँ पर जो है इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे। वहाँ पर एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 10th मैथ सोल्यूशन इन हिंदी। जब वहाँ पर आप जाएंगे तो जो है वहाँ पर हमारे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जितने भी हमने आज तक लोड किए हैं 1.1 से लेकर और 3.3 तक। तो आ जाइए सभी लोग। देखिए, ये प्रश्न नंबर 3 के विषय में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका एक अच्छा 10 गणित चला ही रहे हैं, प्रतिदिन लाइव क्लास चल रहा है, जिसकी ये प्रश्नावली 3.3 चल रही है। 3.3 जिसका जो है ये प्रश्न 3 है। प्रश्न 1 और 2 हम अच्छी तरह से आपको समझा चुके हैं। आज जो है प्रश्न 3 के विषय में देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न 3 जैसे दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा उनके हल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है कि निम्न, यानी जो ये नीचे स्थितियां दी गई हैं, ये फर्स्ट है। 5 स्थितियां दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सवाल दिए गए इसमें। तो ये निम्न जो स्थितियां हैं, इनके जो है रैखिक समीकरण बनाइए और प्रतिस्थापन विधि द्वारा उनके हल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट आप देख रहे होंगे, तो देखिए ध्यान से, इसे समझते जाएं। फर्स्ट आपका दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संख्याओं को ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्याएं हैं। तो मान लेते हैं, माना एक संख्या या पहली संख्या, एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। यहाँ से ध्यान देंगे, आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म चल रहा है। 2 चर, तो हमें यहाँ पर 2 चर राशियाँ माननी होंगी। तो हमने मान लिया, माना एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या जो है वो हमारी y है। एक संख्या x और दूसरी संख्या y। तब आपका सवाल कह रहा है संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। संख्याओं का अंतर यानी संख्या हमारी क्या है? पहली x और दूसरी y। अंतर है तो अंतर का निशान लगा दिया माइनस का, 26। इससे हमने समीकरण फर्स्ट डाल दिया। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमें तुरंत बता सकते हैं। इसीलिए जो है हम बहुत आराम बहुत धीमे धीमे आपको पढ़ाते चलते हैं कि जो है आप समझते चलें, साथ में उसे नोट भी करते चलें। तो ये कर लिया है। इसके बाद अब देखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न भी आपसे कुछ कह रहा है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या ये जो है ये दूसरी संख्या इसकी 3 गुनी है। 3 का गुना है तो हम बराबर करेंगे, तो इसी में तो 3 गुना करेंगे। भाई जब हम आपसे कहें कि हमारे पास जो है आपसे 3 गुने रुपए अधिक हैं, हमारे पास अधिक हैं, तो यदि आप और हम बराबर होंगे तो हमारे पास 3 गुने अधिक हैं। जितने गुने अधिक हैं तो उतने रुपए हम आपको देंगे, उतने गुने। मान लिया हमारे पास 10 रुपये, आपके पास 5 रुपये हैं, तो हमने कह दिया कि मेरे पास जो है 2 गुने आपसे रुपये अधिक हैं। तो जब तक मैं आपको नहीं दूंगा, गुणा नहीं करूंगा 2 का, तब तक हम और आप बराबर कैसे होंगे? और अगर हम ही 2 गुने हैं तुमसे अधिक और हमें आपस में 2 का गुणा कर लेते हैं तो हम तो और 4 गुने हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो हमारी एक संख्या है x, वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो वो तो पहले ही से 3 गुनी है। अगर उसी में हम 3 का गुना करते हैं, यहीं पर जो है कुछ विद्यार्थियों से गलती हो जाती है अक्सर।
अगर हम इसी में 3 का गुना कर देते हैं, अगर इसी में 3 का गुना करेंगे तो जो है ये तो इससे 6 गुना हो जाएगा। तो हमें 3 का गुना इसमें करना है, तो देखो बराबर हो गया, इसे हमने डाल दिया समीकरण सेकंड। बस प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि से आपको मालूम है, हमने हल करना बताया आपको। हल करते हैं यानी x या y का हम मान निकालते हैं किसी एक समीकरण को लेकर। तो यहाँ से देखो पहले से हमें x का मान मालूम है, तो यहाँ से हम लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रख दो। देखो x का मान फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई बराबर 26 यानी 26। x का मान दिया गया है 3y, आपको दिखाई दे रहा होगा, y पहले ही से है, ये हो गया हमारा 26। 3y से 1y जाएगा तो बचेगा 2y बराबर 26। यहाँ से अगर y बराबर निकालेंगे तो 26 ये गुणा में है, आ जाएंगे भाग में 2। आई होप यहाँ तक आप जो है समझ रहे होंगे। तो जो है जब हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा y बराबर 13। कितना आ गया है? 13। y का मान यहाँ से निकल चुका है, बस y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रख दो, x बराबर है, जल्दी आ जाएगा 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा है x बराबर 3y। तो x बराबर 3y का मान है 13, तो x बराबर 39। x का मान कितना आ गया? 39। बस हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः हमने एक संख्या मानी थी, पहली संख्या, अतः पहली संख्या कितनी है? 39। पहली संख्या x मानी थी, तथा दूसरी संख्या है। मैं ऐसा करता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर ये सही है या गलत है। देखिए आपके प्रश्न ने कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है? 26 है। तो पहली संख्या हमारी जो है 39 और दूसरी संख्या 13 है। यदि 39 से 13 घटाएंगे तो शायद 26 ही आएंगे। और दूसरी कंडीशन दी गई है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आप देख सकते हैं पहली संख्या हमारी 39 है, दूसरी संख्या 13 है, 13 3 शायद 39 होते हैं। तो जो पहली संख्या हमारी है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा कि आप देख सकते हैं, दिया गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक, अब यहाँ से संपूरक की बात हुई है तो आपको मालूम होना चाहिए संपूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो हमारे कोण कैसे होते हैं? संपूरक। दो संपूरक, दो संपूरक कोण यानी दोनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश होना चाहिए। तो मान लेते हैं, तो क्या दिया गया? उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लो माना बड़ा कोण बराबर x अंश तथा छोटा कोण बराबर y। हमने मान लिया बड़ा कोण जो है हमारा x है और छोटा कोण y है। तब क्योंकि हमारे दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक हैं, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। कोष्टक में लिख देंगे चूंकि कोण संपूरक है, संपूरक है, चूंकि दोनों कोण जो है वो कैसे हैं? संपूरक है। हमने मान लिया कि माना बड़ा कोण हमारा x है और छोटा कोण हमारा y है, तब x प्लस वाई बराबर 180 अंश क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें कंडीशन मालूम है कि दोनों कोण हमारे कैसे हैं? संपूरक हैं। अब देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया। प्रश्न भी आपसे कुछ कह रहा है, तो प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्न के अनुसार दिया गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण हमारा कितना है? x, और छोटा कोण कितना है? y। बड़ा कोण x जो है वो छोटे कोण y से 18 डिग्री अधिक है, और यदि हमें बराबर करना है तो हम छोटे कोण में 18 जोड़ेंगे। आपको पहले समझा चुके हैं,
तभी तो बराबर होंगे। जब हम कहें कि हमारे पास आपसे 10 रुपये अधिक हैं, तो जब आपको 10 रुपये और दिए जाएंगे तभी तो हम और आप बराबर होंगे, और यदि हम ही को 10 रुपये दे दिए जाएंगे तो हम तो और आपसे अधिक हो जाएंगे। यहाँ पर आपको समझना है, यहीं पर कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। उन्होंने देखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कि बड़ा कोण अधिक है तो उन्होंने बड़े यानी x में 18 जोड़ दिया। आपका सवाल गलत हो जाएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको यहाँ से देखना है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण पहले ही से ही अधिक है। जब हम बराबर करेंगे दोनों को तो छोटे कोण में जब 18 जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हम डाल सकते हैं समीकरण सेकंड, और इसे हम डालेंगे समीकरण फर्स्ट। तो देखो x बराबर ये निकल चुका है। ऐसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 180। तो देखो x की वैल्यू हमें दी गई है y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। तो देखो y तो हो जाएगा 2y और प्लस 18 बराबर 180। तो देखो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 2y बराबर 180 और माइनस ये उधर जाएगा, क्या बचेगा 18। बस यहाँ से घटा दो। तो देखो ये 2y बराबर 180 से 18, देखो दाई लेंगे 10, 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ बचा है 7, 7 से 1 गया 6, सही है। और बस 162 काट दो, यहाँ 2 से काटेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा 2 8 16 2 1 2, 81 अंश। हमारा जो छोटा कोण है वो कितना आ गया है, 81 अंश। और y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो देखो फर्स्ट हमारा क्या दिया गया, फर्स्ट दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 180 और x प्लस वाई का मान है 81 बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 81। तो देखो x बराबर घटा दो, 10 से 1 जाएगा 9, इधर बचे 7, इधर से डालेंगे 17, 17 से 8 गए 9, 99। कितना आ गया है 99। अतः यहाँ से लिख देंगे अतः बड़ा कोण x अंश माना था बराबर 99 अंश, तथा छोटा कोण 81। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और मैं तो ये सोचता हूँ कि इससे बेटर आपको कोई नहीं समझाएगा। और वैसे समझाने के लिए बहुत से टीचर, बहुत से अध्यापक पढ़े हैं, वो अपनी अपनी है कि आपको किसका समझ में आता है। और मैं तो वैसे पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और इस तरीके से समझ में आ जाए कि अगर आप हमारा वीडियो देखें तो आपको कोचिंग पढ़नी ना पड़े। अब आप हमारा वीडियो देखते हैं, उसमें भी अपना डाटा खर्च करते हैं, MB खर्च करते हैं, अपना टाइम खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी आपको कोचिंग लगानी पड़े, उसमें भी आपको 250-300 रुपये देने पड़े, तो ये तो गलत बात है। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर आप टाइम खर्च करते हैं, वीडियो देखते हैं, अपना डाटा और MB खर्च करते हैं, तो आपके 250-300 रुपये बचेंगे महीने में, आपको कोचिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैं आपसे यही वादा करता हूँ। लेकिन प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ते रहें, पेन कापी लेकर बैठे। तो आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा। देखो अब यहाँ से उत्तर भी चेक कर सकते हैं कि दोनों कोणों का योग कितना है 180। तो जोड़ दीजिए 99 और 81 शायद 180 होते हैं। और दिया गया है कि दूसरा जो है कोण, पहला कोण बड़ा वाला कोण, वो देखो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो 99 में 18 जोड़ के देख लो, 99 में देखो 18 जोड़ के ये बराबर हो सकते हैं या नहीं। इसमें 18 छोटे कोण में 18 जोड़ो भाई, जो हमारा बड़ा कोण है वो अधिक है, वो तो पहले से अधिक है, तो छोटे कोण में जोड़ेंगे, यानी 22 प्लस 18 किया है, तो छोटा कोण हमारा 81, 81 में 18 जोड़ के देखें 99 आ जाएगा, और 99 में 81 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। जो समझ में आ गया है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इसका भाग जो थर्ड दिया गया है उसकी तरफ। इसका थर्ड भाग जैसा कि आप देख रहे होंगे और अपनी किताब में भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्या दिया गया है, ये क्रिकेट
टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1,750 यानी 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक यानी एक बल्ले का मूल्य बताइए और एक गेंद का मूल्य बताइए कि एक गेंद कितने हिसाब से पड़ी उसे, और एक बल्ले का मूल्य क्या था, एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य क्या था। देख चलो हल करते हैं। तो मान लो माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य 1, बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। क्योंकि आपका चैप्टर चल रहा है वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमने 2 चर मान लिए। एक मानना है कि एक बल्ले का मूल्य जो है वो x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य जो है वो y रुपए है। अब यहाँ पर देखो 2 शर्तें हैं। पहली शर्तानुसार यानी पहली शर्त आपकी क्या है, तो पहली शर्त देखें। पहली शर्त है कि 7 बल्ले। अब देखो एक बल्ले का मूल्य x रुपए है। अगर हम आपसे कहें कि एक कॉपी का मूल्य 5 रुपए है तो 7 कॉपियों का मूल्य 35 रुपए। क्या किया, मूल्य का गुणा किया है भाई। जितने एक थी 5 रुपए की तो 7 बना 35 गुणा किया है। तो इसी प्रकार एक बल्ला है x तो 7 बल्ले गुणा कर देंगे 7x। एक गेंद है 22 रुपए की तो 6 गेंदें 6y। बल्ले हमारे हो गए 7x के और गेंदें हमारी हो गई हैं 6y की। और सवाल आपका कह रहा है, आपका प्रश्न कह रहा है कि कुल मिलाकर जब कोच ने दुकानदार को रुपए कितने दिए, जिसे आपने कॉपी अलग खरीदी 100 रुपए की और आपने पेन अलग खरीदे 100 रुपए को, तो आप जो है दुकानदार को कितने रुपए देंगे, कितने देंगे बताइए आप। 200 रुपए। 100 रुपए की कॉपियां खरीदी और 100 रुपए के पेन खरीदे तो आप दुकानदार को कितने रुपए देंगे, 200। क्या किया है, दोनों को जोड़ दिया है। तो इसी प्रकार 7x के बल्ले हो गए और 6y की गेंदें हो गई और दोनों को जोड़ के जो मूल्य दिया है कोच ने वो दिया है 3,800 रुपये। इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी शर्त आपकी दी गई है, दूसरी शर्तानुसार। देखो दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने में खरीदी, 1,750 रुपये में। समीकरण 2। ये आपके समीकरण बन गए हैं। समीकरण युग्म बनता है तो युग्म बन चुका है, जोड़ा बन चुका है। अब यहाँ से आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये तो आपको पहले नोट में बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 में जो निम्न स्थितियां दी गई हैं इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बस कुछ भी नहीं है। हमने कहा है चाहे आप समीकरण 1 और चाहे समीकरण 2 कोई भी आप ले सकते हैं। अगर समीकरण 1 लेते हैं तो लिख लो समीकरण 1 से, जब 1 लेंगे दिया गया है 7x + 6y बराबर 3,800। यहाँ से या तो आप x या y किसी का भी मान निकाल लेते हैं। तो देखो 7x बराबर लिखेंगे 3,800 और उधर जाएगा माइनस का 6y। तो ये x बराबर 7 गुणा में भाग में पहुँच जाएंगे तो ये हो जाएगा 3,800 यानी 3,800 माइनस 6y और बटे 7। समीकरण इसे डाल दिया हमने थर्ड। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो देखिए x का मान निकल आया है यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण। अब देखो यहाँ फर्स्ट ले चुके हैं तो सेकंड में रख दो। सेकंड में रखने पर यहाँ पर अगर हम सेकंड लेते तो फर्स्ट में रख देते। तो देखो हमारा सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड आप देख सकते हैं 3x + 6y बराबर 1,750। तो देखो 3x की वैल्यू कितनी है 3,800
और माइनस 6y अपान 7 और प्लस के 6y बराबर 1750। तो यहाँ से देखिए इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 3 का गुणा करो 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9 और 2 11 और माइनस इसमें करेंगे 6 में 3 18 y अपान 7 और प्लस के 6y बराबर 1750। यहाँ से देखिए इसके नीचे 1 ये भिन्न बनी है तो देखो यहाँ से 7 एलसीएम लेंगे तो ये तो वही आ जाएगा 11,400 माइनस 18y और प्लस 7 छंग 42y और बराबर 1750। देखिए यहाँ से कैंचीदार गुणा करेंगे। पहले तो ये देख लो 42 से 18 जाएंगे, 42 प्लस के हैं और 18 माइनस के हैं। तो 42 से जब देखो 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, घटा दो, 12 से 8 गए 4, इधर बचे 3, 3 से 1 गया 2, 24। तो 24 y और प्लस के 11,400। देखो 24 y और ये प्लस के हैं 11,400, गुणा करेंगे कैंचीदार 1 में तो यही आ जाएगा बराबर। इसका कर दो इसमें 7 0 0 7 पना 35 3 और 7 सत्ते 49 और 3 52 5 7 1 7 और 5 12। तो यहाँ से ये 24 y बराबर हो जाएंगे 12,250 माइनस 11,400। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे देखो 24 y बराबर तो घटा दो 0 ये 5 और यहाँ से ये 12 से 4 जाएंगे 8 और बस इतनी बचेगा। तो ये y बराबर हो जाएगा 850 अपान 24। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो आप देख सकते हैं तो y बराबर ये देखो काटेंगे कितनी बार जाएगा, 24 तियाँ 72 होते हैं और 24 चक्कू कितने होंगे, 4 चक्कू 16 हासिल 1 4 दूनी 8 9 24 तियाँ 72 कितने बचेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं 850 में रफ भाग दे देंगे 24 का तो 24 तियाँ 72 ये 3 13 बचेंगे। देखो कितनी बार जाएगा, पंचे ये हो जाएगा 5 चक्कू 20 और 5 दूनी 10 और 2 देखो ये गुणा करो 5 बार जाएगा 5 चक्कू 20 के 2 हासिल 2 और 5 दूनी 10 और 2। तो देखिए यहाँ से ये जो है आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था और हमने भी नहीं। दूसरी शर्त जो आपकी थी वो था 3 बल्ले और 5 गेंदे, 5 गेंदे यहाँ पर 5 बाई है, सही है, इसीलिए जो है यहाँ पर आपका भाग नहीं जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर भी ये हो जाएगा 5 बाई, यहाँ पर भी हो जाएगा 5 बाई, यहाँ पर भी 5 बाई, तो ये हो जाएंगे हमारे 35, 7 पना 35 हो जाएंगे। अब देखो 35 से जब 18 जाएंगे तो बचेंगे 17 बाई, तो ये हो जाएगा 17 बाई बराबर, जब घटाएंगे तो देखो ये 17 बाई बराबर 850। तो जो 17 का भाग देंगे 17 पना 85, तो कितना आ जाएगा 50। अब देखो यहाँ से y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो देखो थर्ड हमारा क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6 बाई और बटे 7। तो x बराबर यहाँ से देखेंगे 3800 और माइनस 6 इंटू ये आया है 50 अपान 7। तो यह हमारा हो जाएगा x बराबर 3800 और माइनस ये गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 300 अपान 7, घटाएंगे ये हो जाएगा 3500 बटे 7, 7 पना 35 आ जाएगा 500, यानी x हमारा कितना आ गया 500 और बाई 50। तो x को यहाँ से आप देख सकते हैं क्या हमने माना था, बल्ले का मूल्य, तो नीचे लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है, अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। नीचे लिखेंगे आप, जो है हमारे यहाँ जगह नहीं, हमने ऊपर लिख दिया है। देखिए ये सवाल हम आपको दोबारा समझा देते हैं क्योंकि जो है इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो आपने भी ध्यान नहीं दिया,
अगर शायद आपने दिया भी होगा और जो है हमने ध्यान नहीं दे पाया, दोबारा आपको समझाते हैं। देखिए इसी सवाल को, आपका ये सवाल दिया गया जैसा कि ये तो आप देख ही सकते हैं अपने गणित में। तो यहाँ से देखिए हमने मान लिया कि माना एक वल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y। तो आपकी पहली शर्त दी गई है कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य कितना है, 3800 रुपये। हमने समीकरण 1 बना लिया। दूसरी शर्त दी गई थी कि 3 बल्ले और 5 गेंदे, यहीं पर हमारा सवाल गलत हो गया था। हमने 3 बल्ले और 6 गेंदे लिख ली, इसीलिए हमारा सवाल यहाँ पर यह गलत हो रहा था। तो देखो 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य है 1750। इससे हमने समीकरण सेकंड बना लिया। हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो चाहे समीकरण फर्स्ट लें चाहे समीकरण सेकंड लें। तो हमने देख लिया समीकरण फर्स्ट से। जब हम देखेंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट से, तो हमने समीकरण फर्स्ट हमारा ये है। यहाँ से चाहे आप x की वैल्यू निकालें या y की, तो हमने देखिए ये जो है x की वैल्यू निकाल लिया। आई होप यहाँ तो जो है आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। हमने ये तो समझाया आपको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। x का मान जो है हमने समीकरण सेकंड में रख दिया। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट लेते हैं तो सेकंड में रखना है, यहाँ पर अगर आप सेकंड लेते हैं तो हमें फर्स्ट में रखना है, ये ध्यान देंगे। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट लिया तो हमने सेकंड में मान रख दिया। तो देखो हमने सेकंड हमारा दिया है 3x + 5y बराबर 1750। 3x की ये वैल्यू रख दी प्लस 5y बराबर 1750। ये देखो 3 का गुणा करेंगे 11400 माइनस 3 18 अपॉन 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसके नीचे 1 मान के हमने 7 एलसीएम लिया, कैंचीदार गुणा किया 11400 माइनस 18 बाई और प्लस 7 पना 35 बाई बराबर 1750 और बटे 1। यहाँ से देखो कैंचीदार गुणा करेंगे तो 35 से 18 जाएंगे 17 बाई और प्लस के 11400 और इसका जब गुणा करेंगे आ जाएगा 12250। यहाँ से आप ये समझ रहे होंगे, तो हमने भाग दिया, ये आ गया हमारा 50 रुपये। ये हमारा यहाँ पर गलत हो गया था क्योंकि हमने 5 की जगह 6 मान लिया था। तो देखो बाई का मान आ गया है 50 रुपये। बाई का मान हमने समीकरण थर्ड में रख लिया, तो ये हमारा यक्स का मान आ गया है 500। अब देखो यक्स हमने माना था बल्ले की कीमत को, तो बल्ले की कीमत यानी यक्स 500 रुपये और गेंद की कीमत जो है बाई यानी 50 रुपये। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो है फोर्थ भाग दिया गया है। फोर्थ भाग की तरफ देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दिया गया इसका फोर्थ भाग, ये फोर्थ भाग इसका दिया गया है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, तो देखिए इसे हल करते हैं। ये फोर्थ भाग है, सही है। अपने गणित में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक हो जाती है हमसे, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। तो देखो ये दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह कौन सी भिन्न होगी। तो मान लिया है माना भिन्न का अंश बराबर यक्स तथा भिन्न का हर बराबर वाई। तब भिन्न क्या होती है हमारी अंश बटे हर, तो हमारी भिन्न हो जाएगी यक्स बटे वाई। आई होप यहाँ से जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने मान लिया कि माना भिन्न का अंश जो है वो यक्स है और भिन्न का हर जो है वो वाई है, तब हमारी भिन्न क्या हो जाएगी यक्स बटे वाई। तो यहाँ से अब देख सकते हैं पहली शर्त क्या दी गई है। पहली शर्त दी गई है कि यदि भिन्न के अंश में 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो तो भिन्न हमारी कितनी हो जाती है 9/11। कैंचीदार गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9y और प्लस 9 दूनी 18। देखिए ये यहाँ जब लिखेंगे हम सही से 11x इधर लाएंगे माइनस के 9y बराबर 18 और उधर जाएंगे माइनस के 22, तो ये हो जाएगा 11x माइनस के 9y और बराबर 8 4 12 तो माइनस के 4। इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी शर्त देखेंगे। दूसरी शर्त क्या दी गई है। दूसरी शर्तानुसार
तो देखिए दूसरी शर्त यहाँ से दी गई है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो हमारी भिन्न जो है वो बन जाती है 5/6। कैंचीदार आप गुणा कर दें तो 6x प्लस 6×18 बराबर 5 और प्लस 5×15। तो ये देखो लिखेंगे 6x इधर आएगा माइनस का 5 और इधर 15 और माइनस के 18, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5 बराबर माइनस के 3 समीकरण 2। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें हल करना है इसे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमने आपको बताया चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड कोई भी समीकरण ले सकते हैं, तो समीकरण सेकंड ही ले लो। समीकरण सेकंड से सेकंड आपका दिया गया है 6x माइनस 5 बराबर माइनस के 3। तो देखो यहाँ से निकालेंगे 6x बराबर 5 उधर प्लस का हो जाएगा और माइनस के 3, तो ये x बराबर देखो 5 और माइनस 3 और बटे 6, क्योंकि ये गुणा में थे भाग में आ गए, इसे डाल दिया हमने समीकरण 3। अब देखो x की वैल्यू निकल के आई, तो लिख दो यहाँ से x का मान समीकरण, अब देखो यहाँ से हमने सेकंड लिया था तो हमें फर्स्ट में रखना होगा। फर्स्ट में रखने पर तो देखो जब फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट हमारा क्या है 11x और माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो देखो 11x की वैल्यू लिख दो 5 माइनस 3/6 और माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो यहाँ से देखो जब इसका करेंगे हल इसे करेंगे तो देखो इसका गुणा करेंगे तो 11 अपन है 55 माइनस 11 33 और बटे 6 माइनस 9y और माइनस के 4। इसके नीचे एक माना अभिन्न जो बनी है उसे हम हल कर लेंगे। देखिए जगह नहीं है तो जो है हम यहाँ हल करते हैं। तो देखो जब हम ये 6 एलसीएम लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 55 माइनस के 33 और माइनस के 9 4 54 और बराबर माइनस के 4। तो देखो ये 55 से 54 जाएगा y माइनस 33/6 और ये हो जाएगा माइनस का 4। कैंचीदार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 33 बटे माइनस के 24। तो देखो ये हो जाएगा y बराबर उधर जाएंगे 33 प्लस के और माइनस के 24। तो y बराबर ये कितना बचेगा 8 4 12 9। y बराबर कितना आ गया है 9। y का मान समीकरण थर्ड में रख दो। थर्ड में रखने पर तो थर्ड क्या दिया गया है, थर्ड दिया गया है x बराबर, जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड ये हमारा है x बराबर 5 माइनस 3/6। तो देखो x बराबर 5 है 9 माइनस 3/6। तो x बराबर 9 पना 45 माइनस 3/6। तो x बराबर जाएगा ये बचेगा 42/5 6 7 7 42। तो x बराबर 7। तो देखो x को हमने क्या माना था अंश, अंश कितना है 7 और y को माना था हर, हर कितना है 9। तो बस यहां से हम लिख देंगे अतः भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, अंश हमारा है 7 और हर है 9, 7/9। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि समझ में नहीं आया, कहाँ पर नहीं आया, तो जो है हम आपको फिर कोशिश करेंगे समझाने की। वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको पहली बार में ही समझ में आ जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट जो आपका दिया गया है इसका लास्ट भाग, प्रश्न नंबर 3 का लास्ट भाग 5वां दिया गया है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो मान लो माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष।
मान लिया हमने जैकब की जो है वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, तब प्रथम शर्त जो आपकी दी गई है, पहली कंडीशन कि 5 वर्ष बाद, तो देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? देखो अभी x है, 5 वर्ष बाद यानी 5 और बढ़ जाएंगे, तो x + 5 वर्ष। अब आपसे कहें अभी आप 20 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 25 के क्या किया है, जोड़े तो है 5। तो इसी प्रकार 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की है 22, तो 22 + 5 वर्ष। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की जो है वो 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो जैकब की कितनी है? x + 5 बराबर पुत्र की कितनी है? 5 + 5, 5 गुनी हो जाएगी जैकब की, तो इसमें 5 गुना करो पुत्र में, तभी तो बराबर होंगे दोनों। यहाँ पर आप ध्यान रखें, तो देखो ये x + 5 बराबर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5y + 25। तो देखो x इधर आएगा माइनस का 5y बराबर 25 - 5, तो x - 5y बराबर 20, समीकरण फर्स्ट। ऐसा करता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व या पहले, तो देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब अभी आप अगर 10 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले कितने के होंगे? 5 के, घटाया है तो घटा दो, x - 5 वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, y - 5 वर्ष। ये प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब जो है अपने पुत्र की आयु का कितना हो जाएगा? 7 गुनी। कितनी हो जाएगी? 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जो है उसकी कितनी थी? 7 गुनी थी। तो इसमें 7 का गुना करेंगे तभी तो बराबर होंगे पुत्र में। तो x - 5 ये हो जाएगा 7y - 35, ये इधर आ जाएगा तो x - 7y और इधर माइनस के 35 प्लस के 5, तो ये इधर हो जाएगा x - 7y बराबर माइनस के 30, समीकरण सेकंड। आई होप यहाँ तक जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है? बस सब कुछ नहीं करना है, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से आप इसे हल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से, और इन सभी प्रश्नों की जो है पीछे हम बता भी चुके हैं आंसर कैसे चेक कर सकते हैं, और 1-2 में जो हम भूल गए, हमने नहीं बताया है, तो वहाँ पर जो है आप चेक कर सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। आपकी क्या कंडीशन है सवाल में, उसी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिया गया है समीकरण सेकंड से। सेकंड दिया गया x - 7y बराबर माइनस के 30। ये x बराबर 7y उधर जाएगा तो हो जाएंगे माइनस के 30, 7y प्लस के माइनस के 30। सही है, इसे डाल दिया समीकरण थर्ड। अब देखो x का मान समीकरण सेकंड लिया है तो फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट में रखने पर तो देखो रख दो फर्स्ट में। फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट है x - 5y बराबर 20। तो देखो x की वैल्यू है 7y - 30 माइनस 5y बराबर 20। तो देखो 7 से 5 जाएंगे, ये 2y - 30 बराबर 20। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 20 और प्लस 30 हो जाएगा। तो देखो 2y बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ हमारे में जगह नहीं है तो हमने ऊपर लिख दिया है, आपको जो है नीचे लगाना है अच्छी तरह से। तो देखो यहाँ से 2y बराबर
30 और 20 शायद 50, तो y बराबर 50/2 काटेंगे, y बराबर 25 वर्ष। ये किसकी है? पुत्र की, वायुपुत्र की मानी थी। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, सही से लिखना है आपको पूरी तरह से। थर्ड आपका क्या दिया गया है? x बराबर 7y माइनस 30, तो x बराबर 7, y की वैल्यू है 25 माइनस 30, तो x बराबर ये हो जाएगा 25 सत्ते 7 पना 35, 7 दूनी 14 और 3 17। तो देखो x बराबर घटा दो, ये कितना हो जाएगा? यहाँ से ये घटेगा 5 और 7 से 3 गए 4 और ये एक हो जाएगा 145, तो यहाँ जो है 145। अब देखो यक्स हमने क्या मानी थी? जैकब की आयु। यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः जैकब की आयु, जगह नहीं है इसलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं, आपको पूरा लिखना है, बराबर 145 वर्ष, तथा पुत्र की आयु बराबर 25 वर्ष। यहाँ से आप आंसर चेक कर सकते हैं। देखो आपकी पहली शर्त देख लो, पहली शर्त दी गई है कि 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 5 गुनी। तो देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? 150। भाई वर्तमान 145 निकल के आई है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 150। और 5 वर्ष बाद पुत्र की कितनी हो जाएगी? 30। और देखो 30 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 15 150 हो गया, यानी 5 गुनी है 5 गुनी। तो यहाँ से आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, सभी प्रश्नों का आंसर चेक कर सकते हैं। मैंने जो भी चेक करके बताया भी है, और जो एक दो छूट गए हैं जो मैंने नहीं आपको बताया है, तो उनके भी जो है आप चेक करके देख सकते हैं। तो जो है आप चेक कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इसका दिया गया है प्रश्न नंबर 3 का अगला भाग देख रहे हैं, और इसमें जो है आप क्रम सेट कर लेंगे। हमारे यहाँ से क्रम चेंज हो गया है। ये जो है इसका प्रश्न नंबर 3 का चौथा भाग ये है, और चौथा भाग मैंने आपको दूसरा बता दिया था, और ये जो अभी मैंने बताया था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ये 5वां था, और ये चौथा भाग था। और ये जो मैं आपको ये बता चुका हूँ सवाल, ये किसी भिन्न, ये जो है आपका छठा सवाल है। और अगर ये आपका चौथा होगा तो ये आपका 50, तो ये छठा होगा। आप जो है अपने गणित में देख सकते हैं कि ये आपका चौथा भाग है, यानी 4th नंबर पर है, या 1st नंबर पर है, या 5 नंबर पर, 6 नंबर, किसी भी नंबर पर हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप जो है अपने गणित में देखेंगे, आपकी बोर्ड परीक्षा में वहाँ पर नंबर नहीं आएगा किस नंबर पर है क्या है, सिर्फ आपको सवाल लगाना है, अच्छी तरह से वहाँ पर लगाना है सवाल को, मार्क्स मिलेंगे। तो जो है लेकिन ये है आप अपने गणित में देखेंगे कि ये 1st नंबर पर है, या 2nd पर, या 3rd पर, या 4th पर, या 5th पर, या 6th पर, हमारे नंबर जो है इधर उधर हो गए हैं। इसके लिए जो है मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और जो है चलिए देखते हैं इस प्रश्न की तरफ। दिया गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? नियत भाड़ा और जो है प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो मान लो माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा km बराबर y, यानी नियत भाड़ा हमने मान लिया x रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने मान लिया है y रुपए। बस आप यहां से देख सकते हैं प्रथम शर्तानुसार 2 शर्तें हैं। पहली शर्त आपकी दी गई है कि एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर दूरी के लिए, कितना, यानी 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो ये नियत भाड़ा तो उसमें सम्मिलित है ही जो भी हो, और उसके बाद प्रति किलोमीटर जोड़ दो, तो यानी कितना है 10 किलोमीटर, 10 और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है y, टोटल कितना देता है 105 रुपये। यहाँ पर आपको समझ में आया है कि एक व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देता है 105 रुपये, तो उसमें नियत तो शामिल ही है x रुपये, और जो है प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का कितना भाड़ा है 22 रुपये, तो ये 10 22 हो जाएगा 10 किलोमीटर का, दोनों को जोड़ के कितना देता है 105 रुपये। इसे समीकरण फर्स्ट डाल दिया।
दूसरी आपकी क्या शर्त है, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त है 15 किलोमीटर। तो उसमें देखो नियत तो सम्मिलित ही है, और 15 किलोमीटर का कितना हो गया 15 बाई, 1 किलोमीटर का बाई, 2 किलोमीटर का 2 बाई, 3 किलोमीटर का 3 बाई, इसे 15 किलोमीटर का 15 बाई। और टोटल भाड़ा कितना देता है 155 रुपये समीकरण सेकंड। बस प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो किसी भी समीकरण को ले लो, समीकरण सेकंड को ही ले लेते हैं, समीकरण सेकंड या फर्स्ट किसी को भी हम ले सकते हैं। तो समीकरण हमने सेकंड को ही ले लिया है, समीकरण सेकंड से सेकंड हमारा क्या है x प्लस 15 वाई बराबर 155। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 155 माइनस 15 बाई समीकरण 3। अब देखो यहाँ से x का मान रख दो, x का मान समीकरण, हमने आपको बताया यहाँ फर्स्ट सेकंड लिया है तो फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो देखो जो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है x प्लस 10 वाई बराबर 105। तो देखो x कितना है 105 माइनस 15 वाई और प्लस 10 वाई बराबर 105। देखो यहाँ से ये हो जाएगा 155 और ये 10 से 15 तो माइनस के 5 वाई बराबर 105। तो ये माइनस के 5 वाई बराबर 105 और माइनस 155। तो देखो माइनस के 5 वाई बराबर घटाएंगे, ये बचेंगे माइनस के 50, क्यों कम से ज़्यादा घटा रहे हैं। तो ये देखो वाई बराबर माइनस 50 बटे माइनस के 5, माइनस माइनस 5 दशामलव 50, तो वाई बराबर 10। वाई को हमने क्या माना था प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी 10 रुपये प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा है। अब वाई का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं, वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो थर्ड हमारा क्या है x बराबर 155 और माइनस 15 वाई। तो देखो x बराबर 155 माइनस 15 इंटू वाई का मान है 10, तो x बराबर 155 और माइनस 15 दशामलव 150, तो x बराबर 5 रुपये। x को हमने क्या माना है नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा हमारा कितना है 5 रुपये। तो यहाँ तक आपका आधा सवाल लग चुका है, यानी कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, तो हमने माना था नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा y। तो हमारा नियत भाड़ा निकल के आया है 5 रुपये, यानी कहीं भी आपको जाना है 5 रुपये तो आपसे पड़ेंगे ही। उसके बाद 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, यानी आपको 20 किलोमीटर जाना है तो 20 दशामन आपके 200 तो वो हो जाएंगे, और 5 जो वो नियत है तो 205 आपको देना होगा। इसी प्रकार पूछा गया है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए देना होगा भाड़ा बराबर, देखो यक्स यानी ये तो आपसे लगेगा नियत भाड़ा जो हमारा है, और प्लस 1 किलोमीटर का कितना है भाई आपको जाना है 25 किलोमीटर, तो 25 का गुना। तो देखो यक्स का मान 5 यानी नियत भाड़ा 5 तो आपसे लगेगा ही, प्लस 25 इंटू प्रति किलोमीटर कितना है 10, तो 5 प्लस ये 250, तो कितना रुपए देने होंगे 255 रुपये। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिसका जो है सभी लाभ ले सकें। समझ में नहीं आया तब भी कमेंट करें, बताएं समझ में नहीं आया कहाँ पर नहीं आया और हमारी क्या कमी है वो हमारी कमी बताएं, मैं जो है उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा और अगले वीडियो में जो है वो अब कमी नहीं होगी। तो जो है इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए आप ध्यान रखेंगे हमारे चैनल गंगापार जंक्शन को आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि जब भी हम प्रतिदिन लाइव जुड़ते हैं एक तो 8 बजे शाम को, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा। दूसरी बात यह है कि कभी कोई वीडियो भी अगर हम अपलोड करते हैं तब भी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसे देख सकते हैं। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है हमारे सवालों का क्रम थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि फर्स्ट का क्रम जो है वो तो सही था, उसके बाद ये 5वें का हमने चौथा कर दिया, चौथे का 6वां कर दिया, ये क्रम जो है इधर का उधर हो गया। वो क्रम आप अपने गणित में देख सकते हैं और सही से अपनी रफ कॉपी पर नोट कर सकते हैं, जो क्रम इधर उधर हो गया है, लेकिन सवाल आपके जो है बिल्कुल सही लगे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3। तो ये 3.3 में जो आपके 3 ही सवाल थे आप ये भी देख सकते हैं,
प्रश्नावली जो 3.3 आपका जो एनसीईआरटी का मैथ है, इसमें जो प्रश्नावली है 3.3 है, उसमें जो है आपके प्रश्न 3 ही दिए गए हैं। 3 के जो ये 6 भाग थे शायद, तो ये हमने सभी भाग आपको अच्छी तरह से समझाए। आई होप, मैं आप आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.4 के साथ।